Hello everyone, welcome to the tab. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our mini marathon for accounting and financial management for bankers जहां पर हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल सी की आज. So it's a very important module क्योंकि ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. Now everybody, if you haven't looked at our courses तो just check it out. हमारे ना इस समय चल रहा है दिवाली 81 की आपको कोड यूज़ करने पर सेल पे मिल जाएगा JIB 2025 पर फ्लैट 81% ऑफ विच यू कैन चेक आउट ऑन आवर वेबसाइट और इन आर ऐप. तो जल्दी से इसको देख लीजिए ताकि आप इसको परचेज कर सकें. सो प्लीज चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप फॉर फर्दर डिटेल्स. द कोड दैट यू हैव टू यूज इज दिवाली 81. अच्छा, हम कर रहे हैं मॉड्यूल सी की वेटेज सबसे ज़्यादा है और ये दोनों तरीके से आता है. फ्रैंकली बताऊं, मतलब दिस इज समथिंग जो आपको मिलेगा नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्योरेटिकली. इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है. उसका रीज़न भी यही है कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा आपको चैप्टर्स देखने को मिलते हैं. मॉड्यूल सी सबसे ज़्यादा चैप्टर्स वाला एरिया है और इसीलिए सबसे ज़्यादा मार्किंग भी इन्हीं की आपको देखने को मिलेगी. So let's start with this. Which of the following statements is true regarding the ratio analysis? Ratios के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? Ratios are absolute measures showing exact financial health. Ratios हमारी financial health exact तो नहीं show करती, वो basically analysis show करती हैं, तो ये तो गलत हो गया. Then ratios are sufficient by themselves for making decision making. नहीं, हम ratios के अलावा और बहुत सारे methods हैं. For example, cash flow इसी में से एक है. इसके अलावा कंपैरेटिव कैश फ्लो कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है, वो भी इसी का पार्ट होता है. फंड फ्लो बनाया जाता है, वो भी इसी का पार्ट होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जिसके बोलते हैं ना, इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, उन्हीं में से टूल्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट. कॉमन साइज कंपैरेटिव तो हम कर ले, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते. Then ratios are relative indicators and must be compared with standards or past data. That is one particular thing जो actually सही है. Ratios क्या करता है, वो पिछले डेटा को यूज करता है, उसका पोस्टमार्टम करता है, एनालिसिस करता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या हुआ था, क्या हमारे पास मतलब डेट इक्विटी में क्या चल रहा है. डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट्स है ना, आइटम्स है, उनका एक दूसरे के साथ का रिलेशनशिप निकालता है. तो उसके हिसाब से अगर आप बात करोगे ना, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये आता है, ये पास्ट डेटा को देखता है और उससे एनालिसिस करता है. तो रेशोज रिमेन अनअफेक्टेड? नहीं, ऐसा नहीं होता. हर चीज अफेक्ट होती है. अकाउंटिंग पॉलिसीज बदलेंगी, क्लासिफिकेशन बदली किसी भी चीज की, अगर वो क्लासिफाई होकर रिक्लासिफिकेशन में चला गया फिर तो आपका सब वैसे ही बदल गया. ठीक है, द आंसर इज सी. Consider the following statements regarding the time value of money principle. A rupee today is more valuable than a rupee received in future. Time value of money के सबसे पहली पॉइंट ये है. आप मुझे आज 1,000 रुपए दे दोगे, यू गिव मी 1,000 रुपीज टुडे. अगर आप मुझे 3 years बाद दोगे 1,000, उसमें और इसमें मेरे लिए फर्क होगा. क्योंकि अगर आप आज मुझे 1,000 दोगे, मैं उसे इन्वेस्ट करके 3 years तक उसको ज्यादा बना चुकी होंगी. लेकिन अगर आप 3 years बाद मुझे 1,000 रुपीज देने की बात कर रहे हो, उसमें मेरे को ऐसे इंटरेस्ट नहीं मिला होगा. तो ये रुपी टुडे ज्यादा वैल्यूएबल है. दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द मनी. दोनों पॉइंट्स यहाँ पर लगते हैं. जब हम बच्चे थे तब 10 रुपीज कितने वैल्यूएबल थे, मतलब आई स्टिल रिमेंबर 10 रुपीज वॉज स्टिल अ लग्जरी फॉर अस. बट आज की जनरेशन के लिए 100 रुपीज इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स. अच्छा, ये तो चाहिए ही. तो फर्क आ जाता है ना. दिस इज बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इन्फ्लेशन का पॉइंट तो रहता ही है. Therefore, a person is not willing to pay any interest on borrowed money. Borrowed money का तो यहाँ पॉइंट ही नहीं आता. टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कहता है समय के हिसाब से आज मिला हुआ पैसा हमेशा कुछ सालों बाद मिले हुए पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल होता है. दैट इज इट. तो उसके हिसाब से ओनली 1 and 2 आर करेक्ट. दैट्स द आंसर देयर. ठीक है. Then consider the following statements related to asset liability mismatch और hedging principle. देखिए, hedging का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब ना ऑर्गेनाइजेशंस को लग रहा होता है कि ना हो सकता है उनको फ्यूचर में ना किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. मतलब उनको ना रिस्क टेकिंग दिख रही है, रिस्क अगर बढ़ रहा होता है तो hedging is done to avoid those risks. So in this case, the point is long-term funds should be ideally financed by long-term assets. Ideally तो ये होना ही चाहिए क्योंकि हमारे जितने भी assets होते हैं ना, they should be basically taken care from the long term ones. अगर long term है तो long term से चलो, short term है तो short term से चलो. उससे क्या गड़बड़ होती है, अगर आप क्या कर रहे हो कि अगर आप किसी भी long term के लिए short term funding को इस्तेमाल कर रहे हो, सोचो जल्दी से पैसा देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट अभी तैयार नहीं हुआ, प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि यू कैन नॉट से कि अच्छा इनके सीईओ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा या कंपनी के फाइनेंशियल एरियाज को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सब हिल जाता है, बहुत गंदा हिलता है. तो यू शुड रियली कीप जो लॉन्ग टर्म फंडिंग है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, जो शॉर्ट टर्म है वो शॉर्ट टर्म के लिए रखिए.
शॉर्ट टर्म फंड्स नीड टू बी शुड बी मेट बाय लॉन्ग टर्म, नहीं ऐसा नहीं होता। शॉर्ट टर्म फंडिंग का इस्तेमाल देखिए, लॉन्ग टर्म फंडिंग में से कुछ हिस्सा हम शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं, लेकिन पूरा नहीं। शॉर्ट टर्म का मोस्टली उसके शॉर्ट टर्म से चलता है। मिसमैचिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कैन लीड टू लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी इशूज, इट कैन, बिकॉज आपका कुछ मैच नहीं कर रहा, कल को इसी के ऊपर बात आ जाती है कि देखो कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी मैच नहीं कर रही, बीच का घपला क्यों बन रहा है, तो वो कंपनी के लिए प्रॉब्लम करता है, उसको आंसर करना मुश्किल हो जाता है। द ऑब्जेक्टिव इज टू बैलेंस द मेच्योरिटी प्रोफाइल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इफ यू ब्रिंग मनी ऑन द टेबल, उसको आप इस्तेमाल करते हो, तो आपका 10 रुपये खर्च हुआ है, वो वाली चीज जो है कि आपने 10 रुपीज खर्च करके 10 रुपीज की चीज खरीदी है, अब उस एसेट की वैल्यू में अगर ज्यादा चेंज आ गया, कल को आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना कि क्या हो रहा है, और उस कंपनी की सॉल्वेंसी पर, उसके इवन फ्यूचर पर बात आ जाती है, अगर वो इसके ऊपर प्रॉपरली फोकस करके नहीं चलता। सो आई वुड से इसका आंसर बन जाता है 1, 3 एंड 4। तो ठीक है, हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट था जो यहाँ पर गलत था, वो है अपना 2। शॉर्ट टर्म से नहीं चलता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर लाइबिलिटीज। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एसेट्स, वो हैं। अक्रूड इनकम्स आर एसेट्स, वो भी हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी। आप मुझे टाइम से पहले पैसे दे दोगे तो सबसे पहली चीज क्या होती है, मुझे हो जाएगी टेंशन की अरे ये मेरे को पैसे आ गए हैं, अब मेरे को इनको सर्विसेज तो प्रोवाइड करवानी ही पड़ेंगे, बिकॉज एक तरह से वो बुकिंग हो जाती है ना, कि आपको उस पर्सन के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो जो सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सॉलिसिटेशन है, लॉयर ने अपना कुछ पैसा पहले ही मंगवा लिया कि नहीं नहीं मेरे को इतना देना बनता ही था आपका, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो फिर वो सीधी बात आती है कि वो एक आपकी लाइबिलिटी बनती है। सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन इज सारे के सारे ही सही हैं, तो आई वुड गो फॉर बी। कैपिटल स्ट्रक्चर इम्प्लाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कैपिटल स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा है? कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली कहता है कितना पोर्शन डेट, कितना पोर्शन इक्विटी, तो हम उसको कह देते हैं जी कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी एक तरफ अपना डेट और एक तरफ अपना इक्विटी, बस इसी को हम डिफाइन करके चलते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी डिफाइन इट। तो उसके हिसाब से मैं बोल सकती हूँ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड करंट एसेट्स, नहीं, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज ये वर्किंग कैपिटल का काम है या करंट रेशो का काम है। ठीक है, एंड देन इज योर डेट टू प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड कैपिटल, ये हाँ हम यही बोल सकते हैं इसका, डेट एंड इक्विटी, कैपिटल इक्विटी को कहते हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। Then, which of the following statements are correct about the theories of conflict of interest? देखिए, conflict of interest मतलब दो specific persons का interest जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल opposite पे जा रहा है। जैसे पहला, एजेंसी थ्योरी डिस्क्राइब्स अ प्रॉब्लम दैट अकर दैट वन पार्टी रिप्रेजेंटिंग अनदर पार्टी इन द बिजनेस होल्ड्स डिफरेंट व्यूज ऑन की बिजनेस इशूज। सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर का और मैनेजमेंट का सोच अलग अलग हो सकता है, दोनों है तो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा, लेकिन दिस उसमें फर्क होगा। शेयर होल्डर कहता है हाई मेरा डिविडेंड बढ़ जाए, और जो मैनेजमेंट है उसको लगता है उसका प्रॉफिट का पोर्शन बढ़ जाए। सो देयर माइट बी पॉइंट्स जहाँ पर वो लोग थोड़ा सा डिफर कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो दोनों का पैसा निकलेगा, बट कई बार कोई स्पेसिफिक पार्टी अपने आप को लेकर थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस ज़्यादा हो जाती है। सो दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग, और ये पेपर में आया हुआ टॉपिक है तो ध्यान से पढ़िएगा। स्टेक होल्डर थ्योरी हाईलाइट्स द इंटरेस्ट बिटवीन individual groups within an organization such as employees, investors, suppliers, as also outside stakeholders। स्टेक होल्डर थ्योरी क्या कहता है? स्टेक होल्डर्स कहते हैं जो कंपनी के ऊपर ना जिनका कहीं ना कहीं स्टेक लगा होता है, शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये उनसे ज्यादा लोगों की तरफ जा रहे हैं। देखिए, सिर्फ शेयर होल्डर का पैसा थोड़ी है, इंटरेस्ट तो उसका एम्प्लॉय में भी है, क्योंकि एम्प्लॉय की तो नौकरी वहां से है। अब उसका इंटरेस्ट तो सप्लायर में भी है, जिसने पैसे दे रखे हैं उसके तो पैसे निकलने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से। तो यू कैन नॉट बी ब्लाइंडेड बाय दिस, तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो ये दोनों के दोनों ही आई वुड से दे आर करेक्ट, ये दोनों थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में पूछी जा भी चुकी हैं इन अ डिफरेंट क्वेश्चन फॉर श्योर। तो ये आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह रही हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। अच्छा, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है? आपने कितना रिटर्न रिस्क लगाया है, उसके ऊपर रिटर्न कितना आएगा। अच्छा, ये वाला पर किस पॉइंट पे बताऊं? अगर मैं किसी भी चीज़ पे रिस्क ज़्यादा ले रही हूँ तो मैं आपको क्या कहूँगी, देखो रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी मेरे को ज़्यादा अच्छी चाहिए। दैट इज़ हाउ वी लुक फॉरवर्ड टू दैट ना, वही आपका रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ है। वो कहते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ, हम लोगों को देखिए, एक होता है हमारा रिस्क फ्री रिटर्न, यानी जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व ही नहीं होता, तो उतना तो पता ही है कि मार्केट से मिल ही जाएगा। आपको पता ही है कि अच्छा मार्केट रेट पे मेरे को 10% का इंटरेस्ट तो रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद का जितना रिस्क मैं बढ़ाऊंगी उतना ही मेरे को
पैसा और मिलेगा। तो वो कह देते हैं कि एक तो होता है आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और इसके साथ में आपका जुड़ता है रिस्क प्रीमियम, यानी जितना आप रिस्क उठाओगे उतना आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। ये ना आपके इक्विटी के बहुत कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर के एरियाज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, सी ए पी एम हो गया, डब्ल्यू ए सी सी हो गया, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट। वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि उसमें से इनमें से कहीं ना कहीं से तो पेपर बनता ही बनता है। अच्छा, ये स्पेसिफिक रेशो, दिस इज समथिंग जो मैंने प्रमोशन पेपर्स में देखी है, ये मैंने आपके ए एफ एम में तो देखी है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूज होती है। डेट सर्विस कवरेज रेशो, कंपनी से पूछा जाता है, हाँ जी आपने प्रिंसिपल भी पे करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है, कंपनी कहती है हाँ जी, कहते पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो जो जजमेंट है ना वो ये करती है। जजिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है क्या होता है? जब हमारी कंपनी अपना ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर चल जाए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? कंपनी कहती है कि ये हमारी कंपनी का ग्राफ है। कॉस्टिंग तो भैया हमारी फर्स्ट डे से शुरू हो जाती है, क्योंकि टोटल कॉस्ट में हमारे पास रेंट का भी तो खर्चा आ जाता है, कुछ फिक्स खर्चे होते ही होते हैं। तो हमारा खर्चा जीरो से ना शुरू होकर, हमें पता ही है जैसी प्रोडक्शन शुरू होगी हमारा इतना खर्चा बनेगा ही बनेगा। हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर ना एक फिक्स कॉस्ट उसमें इंक्लूड हो जाती है। अगर आपने कुछ पेमेंट्स फिक्स कॉस्ट पे करनी है, तो आप प्रोडक्शन करो ना करो, आपको वो पहला मोटा खर्चा हो चुका है। लेकिन रेवेन्यू आप जीरो से कमाते हो, यहाँ धीरे 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 आपका रेवेन्यू ऊपर जाता है कंपनी का। तो जिस पॉइंट पर आकर ना यहाँ पर कोई प्रॉफिट है ना यहाँ पर कोई लॉस है, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट के जब मैं आगे जा रही हूँ, आप देख रहे हो ये वाला पॉइंट, जब मैं उसके आगे जा रही हूँ उसे कहा जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि आप कितना और अपने लिए बफर इकट्ठा कर चुके हो। और ये जो ये पीछे वाला एरिया दिख रहा है, ये पीछे वाला एरिया इज समथिंग दैट यू एंड आई कैन डिफाइन एज व्हाट, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं दिस इज योर लॉस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लॉसेस यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं। दैट इज हाउ वी लुक फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर एरिया फर्दर। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? जजिंग वेदर द फर्म हैज बोरोविंग्स डिसप्रोपोर्शनेट टू इट्स नेटवर्थ, जजिंग द कैपेसिटी ऑफ द फर्म टू सर्विस द इंटरेस्ट एंड पेमेंट। ये रहा इसका आंसर, सिर्फ एक ही है इसका आंसर, वो है आपका ऑप्शन नंबर नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल बिफोर देर इज अ डिफॉल्ट। नहीं नहीं, यहाँ पर अच्छा ठीक है, नहीं ए बनेगा, राइट, इसका आंसर ए ही बनेगा। एक्चुअली ना इसमें मेरे को दिख गया यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डेट है। डेट के लिए अगर सिर्फ इंटरेस्ट की बात करोगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, तो ये गलत ही हो जाएगा। अच्छा, लेट मी शो यू दिस पार्ट एज वेल, वर्डिंग्स का फर्क है ना। अब यहाँ पर हम लोग कहते हैं जितना आपके पास कैश में प्रॉफिट अवेलेबल है डेट के लिए, और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों इसका हिस्सा होते हैं, तो दैट इज वाई यहाँ पर ये सिर्फ इंटरेस्ट की तरफ था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे सी पे पहले ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डेट लिखा है सिर्फ। तो ये आपका आईसीआर यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशो में आता है। ये आपको मैंने ना और भी कई क्लासेस में इंटरेस्ट कवरेज रेशो के बारे में बताया हुआ है, तो आप एक बार वहां से उसको देख लीजिएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर ऐसे बताऊं तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय आपका आय, कि आप कितनी बार एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को कवर कर सकते हो। मैंने बोला मैं 10 लाख रुपए कमाती हूँ, इंटरेस्ट 1 लाख रुपए का, आई अर्न 10 टाइम्स ऑफ द अमाउंट जो आप मेरे को पे करने को कह रहे हो। इसको पे करने के बाद मेरे पास प्रिंसिपल पे करने के लिए भी बहुत पैसा बाकी है, तो वो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। जहां पर आप पूरे डेट की बात करते हो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, तो हम उसे डेट सर्विस कवरेज रेशो कहते हैं। इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसका बैंकिंग की फील्ड के अंदर तो एक बहुत मेजर रोल डेफिनेटली रहता ही है। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। यहाँ पर दिया हुआ है रेशियोज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन। एक्टिविटी रेशियोज आर ऑल्सो नोन एज लिक्विडिटी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज आर लॉन्ग टर्म इन नेचर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आएगा? रेशियोज जो होती हैं वो, हाँ ये पेपर में आया था पिछली बार, जो भी मई में निकले ना उसमें आया था क्लासिफिकेशंस को लेकर। रेशोज जो होती हैं वो इसके बेस पे क्लासिफाई की जाती हैं। एक्टिविटी रेशो लिक्विडिटी नहीं होती, दोनों अलग अलग हैं। सॉल्वेंसी रेशोज जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं। सॉल्वेंसी में भी केयर हम लोग दो बोल देते हैं, जिसमें आती है हमारे पास में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कहती है कि जल्दी से पेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो वो वाली चीज आ जाती है। तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि सॉल्वेंसी सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात करता है, वो शॉर्ट टर्म की बात भी करता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी लिक्विडिटी से लिंक्ड है। तो मैं कहूँगी कि इसमें ये दोनों ही इनकरेक्ट है, मतलब मेरा करेक्ट आंसर इज एक्चुअली, आई वुड गो विद ओनली वन,
हाँ, इनमें सिर्फ एक ही सही है, वो है आपका आंसर नंबर डी। अच्छा नहीं, इनकरेक्ट है ना, तो इनकरेक्ट दोनों है ना, ये वाला करेक्ट है और ये दोनों इनकरेक्ट है, तो इसके हिसाब से आपका 2 और 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, क्योंकि वो इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं। Then comes, which one of the following is or are advantages of investing in the bonds? Bonds में invest करने के फायदे क्या क्या होते हैं जी? अगर हम bonds में invest करते हैं तो सबसे पहला आता है, if the company experiences a period of growth or high probability, it is likely that an bond investment will deliver significantly higher returns than equity. देखिए ऐसी चीज हम लोग अगर बात करते हैं ना इसकी, तो इसका ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ये इक्विटी से कभी ज्यादा कमा लेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इसका तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आता है, तो ये बात झूठ है, ठीक है। बॉन्ड सिट हायर ऑन द कैपिटल हायरार्की, या वी कैन से, क्योंकि ना इनको बॉन्ड्स के अंदर एक फिक्सिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और दुनिया भर से पे करने से पहले इनको पेमेंट होती है, तो ये तो एक फैक्ट है। सेफ्टी बहुत ज़्यादा ना इसमें, तो लोग इसकी तरफ जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बॉन्ड्स ओवर शेयर इज इट्स प्रेडिक्टेबिलिटी, बैंग ऑन पॉइंट। प्रॉब्लम यह है कि अब मेरे को डिविडेंड आएगा नहीं आएगा, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, बॉन्ड पे कुछ नहीं रोक सकते आपको। अगर मैंने कोई लोन लिया, मेरे को उसका इंटरेस्ट पे करना ही, मैं रो के करूँ, मैं हंस के करूँ, मेरी जेब में 1 रुपया और मेरी जेब में करोड़ रुपए हो, इट नेवर मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज उसको आपको पे करना ही करना है। तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टेबिलिटी जुड़ जाती है, जो बाकी जगहों पर डेफिनेटली नहीं जुड़ती। तो आई कैन गो विद दिस पॉइंट कि हाँ जी, इसमें सेकेंड और थर्ड पॉइंट इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम पे इसने एडवांटेजेस पूछे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटर्मिन द फॉरवर्ड पॉइंट्स? अच्छा, फॉरेक्स के अंदर ना एक बड़ा प्यारा पॉइंट आता है, फॉरवर्ड पॉइंट्स। फॉरवर्ड पॉइंट्स होते हैं कि आप ना मूवमेंट के अंदर आप कह देते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के जो आपने पैसे लगाए हैं, ठीक है, उसका फॉरवर्ड पॉइंट्स इज बेसिकली ना, इसको हम लोग बोल देते हैं फॉरवर्ड रेट डिफरेंशियल जो होता है अपने पास, एक स्पेसिफिक जो रेट दिया होता है ना, इसका हम लोग कहते हैं कि ठीक है, हमारे फ्यूचर में हमारे पास में जो फॉरवर्ड एक्सचेंज है, हमारे पास फॉरेक्स है, उसका जो इंटरेस्ट रेट क्या पड़ जाता है, तो वो आप इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि ये चीज़ ना साल दर साल नहीं चलती। यू डोंट रियली इन्वेस्ट इन फॉरेक्स लाइक दैट, यू नॉर्मली हैव इट फॉर 3 मंथ्स 2 मंथ्स एंड समटाइम्स इवन फॉर डेज। तो आप क्या करोगे, अगर आप डेज के लिए रख रहे हो तो जितने डेज के लिए डिवाइडेड बाय आपका 360 हो जाएगा, अगर आप इसको मंथ्स के लिए रख रहे हो तो फिर मंथ्स वाली चीज़ आ जाएगी। तो फॉरवर्ड पॉइंट्स आपके उस टाइम टेन्योर के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं। तो ये किस किस पर डिपेंड होता है? देखिए वैल्यू चेंज होती है ना हमारे फॉरेक्स की, फॉरेन एक्सचेंज की, यानी अगर मैं इंडिया में कुछ इंपोर्ट करूँ एक्सपोर्ट करूँ, मेरे को डॉलर चाहिए, मेरे को येन चाहिए, मेरे को अब रशिया के लिए मुझे चाहिए पेमेंट करनी थी, हमने क्या किया, हमने रुपीज़ में कर दिया, लेकिन आइडली तो हम सारी दुनिया में फॉरेक्स के थ्रू, डॉलर्स के थ्रू ही पेमेंट्स किया करते थे। तो वो आपका वो जो उसका रेट बढ़ना या घटना, दैट इज कवर्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड पॉइंट्स। ये किस किस से इम्पैक्ट होता है? सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द करेंसी फॉर द सेटलमेंट डेट, उस दिन जिस दिन ये हमने पेमेंट्स करनी है उस दिन पर सप्लाई और डिमांड हमेशा मैटर करती है, जैसे शेयर्स में करती है। मार्केट व्यू एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर, अगर उनको मार्केट को डर है कि ये स्पेसिफिक जी प्लेस तो हिली पड़ी है, यहाँ पर तो ग्रोथ नहीं दिख रही, वो स्पेसिफिक कंट्री हिल गया, तो उसकी फिर आपको दिखेगा कि फॉरेक्स उसका गिरने लगता है worldwide. The interest rate differential between the countries whose currencies are being exchanged. Again countries पर भी depend करता है ना, कि जो currencies की correlations हैं कि नहीं है, वो उसको कितना ज़्यादा impact मानते हैं कि नहीं मानते, उससे भी इसका फर्क पड़ता है। So the answer has to be all of the above. तो इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, इस अटेम्प्ट में तो नहीं आया था मे में, लेकिन इससे पहले अटेम्प्ट्स में पूछा जा चुका है, तो आई वुड से कि ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। Okay, here comes a numerical question. ABC Limited ने has a capital structure comprising of 60% of debt. उसके पास 60% debt है, and then they have the 40% of equity. If they have 60% debt and 40% equity, the cost of debt is 10%. मतलब आपको क्या करना है, weighted average cost of capital का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप डेट की बात करोगे उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो अगर आप इक्विटी की बात कर रहे होगे तो उसको इसके वेट से मल्टीप्लाई कीजिए। हमारे पास डेट इज 60%, इक्विटी इज 40%, वेट ऑफ डेट कितना था, अगर मैं, हाँ वेट हो गया, अब कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है, 10%। तो मैं यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो वेट है ना, वेट को मैंने परसेंटेज में लिख दिया है, लेकिन जो इनकी कॉस्ट है उसको मैं नॉर्मल लिख रही हूँ, ताकि परसेंटेज परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने वाली मुझे को टेंशन ना रहे। तो 10 का 60% कितना हुआ, 6,
और इसका कितना हुआ, 6 4 6, ये आया ना 16 4 64, तो ये 6.4 बना। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज से करती तो 60% इंटू 10% करती तो वो 0 0 में जाना था, लेकिन इसीलिए मैंने ना सिर्फ इसकी परसेंटेज उठाई है, उसको एज इट इज लिख दिया है। तो ये मेरे पास बन गया टोटल 12.4, ये रहा मेरा आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन बी। Then what when the purchaser of fixed assets does not pay the supplier immediately but pays according to an agreed payment schedule and bank guarantees this repayment, this guarantee is called। अब क्या हुआ, मैंने ना किसी पर्टिकुलर सप्लायर को पेमेंट करनी थी और मेरे पास उस टाइम मैं उधार पर लेना चाहती थी, मेरे लिए प्रेफरेबल वही था कि मेरे पास पैसा आएगा तो आई विल पे दिस पर्टिकुलर सप्लायर। सो व्हाट आई डिड इज कि मेरे को अब कोई ज़रूरत थी, किसी ने तो मेरे लिए बोलना था कि नहीं नहीं निहारिका मैम के पास पैसे हैं। आई वेंट टू माई बैंक एंड बैंक गेव माई गारंटी कि नहीं नहीं इनके अकाउंट में पैसे होते हैं सप्लायर को, कि पैसे मिल जाएंगे, आप चिंता ना करो। लेकिन अगर मैंने सप्लायर को पैसे ना दिए, पैसे बैंक को देने पड़ जाएंगे क्योंकि उन्होंने मेरी गारंटी दी थी, लेकिन बाद में बैंक मुझसे वो पैसे निकलवाएगा भी। सो दैट इज व्हाट यू हैव इन टर्म्स ऑफ गारंटी। एंड यहाँ पर गारंटी वाले वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, ये ओवरड्राफ्ट नहीं है, ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना आप अश्योरेंस दे रहे एक तरह की, क्रेडिट नहीं मिल रहा आपको उसके बेस पे। तो यहाँ पर द बेटर पॉइंट वुड बी डेफर्ड पेमेंट गारंटी। डेफर्ड यानी पोस्टपोनमेंट, हम कह रहे हैं नहीं नहीं पैसे अभी नहीं आगे देंगे, दैट इज डेफर्ड पेमेंट गारंटी। प्रोप्राइटरी गारंटी नहीं आती है, डेफर्ड पेमेंट आती है, पोस्टपोनमेंट हो रही है ना चीज़ की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ वेट लीज। कभी भी ध्यान ला रहे ना कि पता नहीं वेट लीज और ड्राई लीज में फ़र्क है, आप याद रखना वेट के अंदर यहाँ पर ओ नर में भी डब्ल्यू होता है, तो आप क्या कह सकते हो कि जहां पर ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको हम वेट लीज कहते हैं। द लीज्ड एसेट इज ऑपरेटेड बाय द लेसर, नहीं जिसने जिसका है अगर वो यूज करे तो वो लीज पे क्यों देगा उसको। द लीज्ड एसेट इज ट्रांसफर्ड टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, ये आपका जाता है फाइनेंशियल लीज में। ठीक है, द लीज इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, नहीं हम ये नहीं बोल सकते कि ये लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, क्योंकि वेट लीज का बेसिक मतलब ही नहीं था। द लीज कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये ऑपरेटिंग लीज का है। फिर तो एक ही पॉइंट आया कि इसको ऑपरेट यानी मेंटेन, ये फिर यही बनेगा इसका पॉइंट, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड पे जा रही हूँ ना मैं, फिर उस हिसाब से जो लीज्ड एसेट है इज ऑपरेटेड, एलिमिनेशन की है क्योंकि इनमें से सारे पॉइंट्स दूसरी दूसरी लीजेस के हैं, इसके नहीं है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा पॉइंट ए, जो कहता है कि देखिए ये जो एसेट है इसको ऑपरेट यानी मेंटेन लेसर कर रहा है। अगर मैं इसको लेसर का मेंटेनेंस के हिसाब से इसको कंटेक्स्ट में मानूं तो यही बनेगा इसका आंसर, क्योंकि बाकी तीन तो बिल्कुल इससे मैच नहीं करते। ठीक है ना, ओके। डैश इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप, सबसे सिंपल वाला ना। अच्छा, सबसे सिंपल फ्लेवर कौन सा आइसक्रीम का, वनीला, बस वही चीज़ यहाँ पर आती है। एक ऐसा स्पेसिफिक बॉन्ड जिसमें इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, दोनों की पेमेंट होती है, बात खत्म होती है, चाहे वो फ्लोटिंग, यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इंटरेस्ट रेट वाला है। अगर वो डैश इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स वेयर अ फिक्स्ड रेट इज एक्सचेंज फॉर अ फ्लोटिंग रेट। अच्छा ये बदल गया, जहाँ पर हम कह देते हैं कि मेरे पास ना एक फिक्स्ड रेट है, अब उसकी जगह आप क्या ले लो, आप फ्लोटिंग पिक कर लो, और वाइस वर्सा। नो प्रिंसिपल नहीं मैं एक्सचेंज कर रही हूँ आपके साथ, प्रिंसिपल आपका अपना, प्रिंसिपल मेरा अपना, लेकिन हाँ सिर्फ ये कर रहे हैं, तो हम इसको ना स्वैप कहते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका सबसे सिंपल सा नाम होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, जहां पर मेरे को लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा अच्छा है मुझसे, तो आई थिंक आई कैन गो फॉर योर इंटरेस्ट रेट एंड यू कैन गो फॉर माइन। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम प्लेन वनीला स्वैप भी कह सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स द आंसर, स्ट्रेट रेट स्वैप्स, प्लेन वाइट, ऐसे स्पेसिफिक हमारी बुक के अंदर तो खैर है ही नहीं। दे कैन डेफिनेटली कंफ्यूज यू विद डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, बट अपने बुक में हाँ प्लेन वनीला के बारे में, इनफैक्ट प्लेन वनीला बॉन्ड के बारे में भी है, जिसमें प्रिंसिपल भी पे करना होता है और इंटरेस्ट भी पे करना होता है। ठीक है, option A. Then consider the following statements regarding derivative instruments and choose the correct ones. Derivative shift the risk from the seller of the derivative product to the buyer and therefore are very effective risk management tools. अगर हम डेरिवेटिव की बात करते हैं ना, डेरिवेटिव में क्या होता है देखिए, हम कह सकते हैं डेरिवेटिव में बायर के पास से सेलर में वो शिफ्ट होने वाली हर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में तो नहीं होती है ये चीज़,
कि ठीक है हम लोग बोल सकते हैं जो आपके हेजिंग वाले पर्पस के लिए हो गए वो तो हुए, लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए ही नहीं बने सिर्फ। डेरिवेटिव इम्प्रूव्स द लिक्विडिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स, वो कर देता है क्योंकि वो उस चीज के अंदर से इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है। डेरिवेटिव प्रोवाइड्स बेटर रेवेन्यूज फॉर रेजिंग फंड्स। हाँ, डेरिवेटिव ना जो प्रिमिटिव सी मार्केट थी ना जहाँ पर डेट और इक्विटी में ही रह जाते थे, ये उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा आपको एरिया दे देता है। डेरिवेटिव्स कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग डेप्थ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मार्केट। डेरिवेटिव जो है वो डेप्थ और कम्प्लेक्सिटी दोनों को देखता है, ये तो करता ही है क्योंकि ये मार्केट बड़ी डिफरेंट बना देता है। तो उस हिसाब से आई वुड से पहला ही गलत है, बाकी तीनों का तो सॉलिड आंसर बनता है क्योंकि वो सारे सर्टन पॉइंट्स हैं। पहला अनसर्टन है, उसमें एक्सेप्शंस है, तीनों में एक्सेप्शंस नहीं आपको देखने को मिलेंगे। नाउ कम्स, अब आपको कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना है। डिटरमिन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास 2000 है ऑफ ₹100, सो कहना है इसे यहाँ पर 2 लाख रुपीज के शेयर हो गए। और प्रेफरेंस शेयर कितने हो गए? 1 लाख रुपीज के हो गए। ठीक है, ये आपके इक्विटी हो गया, ये आपका प्रेफरेंस हो गया। तो हम कह सकते हैं शेयर होल्डर फंड्स कितने हो गए? 3 लाख के। और मेरे पास में डेट कौन सा है? एक लोन मेरा 1 लाख का है, ये भी मेरा 1 लाख का है, तो ये मेरा हो गया 2 लाख का। तो मेरा यहाँ पर डेट कितना बन गया? 2 लाख का। तो उसके हिसाब से टोटल कितना है मेरा? द टोटल मेरे पास 3 लाख का इक्विटी है टोटल, और डेट मेरा 2 लाख का है। तो उसके हिसाब से मेरा टोटल कितना बना? 5 लाख। और मुझे परसेंटेज कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना है ना, तो 3/5 इंटू 100 कर दीजिए। सो 3/5 इंटू 100 वो लैक्स के अंदर है। तो मेरे पास 60% इक्विटी, अगर 60% इक्विटी है तो बचा हुआ पोर्शन डेट हो गया। अब याद रखिएगा प्रेफरेंस शेयर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विटी इज गोना बी अ पार्ट ऑफ इट, वो नहीं होता। आंसर इज ए। With the reference to capital structure of the firm, why is debt called double-edged sword? दो धारी तलवार तो डेट है क्योंकि एक तरफ से आपको वो पैसा दिलवाता है, लेकिन हाँ इसके लिए वो आपसे इंटरेस्ट भी तो खाता है। तो दर्द तो होती ही होती है क्योंकि आपको ठीक है अपनी सेविंग नहीं काटनी पड़ी, लेकिन इंटरेस्ट तो आपका रेगुलर पॉकेट तो काटता ही काटता है। डेट इज कॉल्ड अ डबल एज स्वॉर्ड बिकॉज इट गारंटीज हायर रिटर्न्स। ऐसा कुछ नहीं होता हायर रिटर्न्स। वो हायर रिटर्न्स अगर आएंगी तो वो रिस्क तो बढ़ गया ना। जो अगर मैं शेयर होल्डर हूँ तो आप सोचिए कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है, हाई मैंने लोन भी लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट भी पे करना है, रिस्क तो मेरा बढ़ गया। हाउ कैन आई से कम हो गया? द डेट इज रेफर्ड टू एज डबल एज स्वॉर्ड क्योंकि यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स नहीं उसके मिलते हैं। डेट के आगे आप रो सकते हो कि मैंने इंटरेस्ट पे किया है, यू कैन जस्ट क्राई इन फ्रंट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अबाउट दैट कि मेरे पास इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, मेरे को इंटरेस्ट बुक करने दो। वो बुक करने देगा, फिर मेरे को फायदा होगा क्योंकि मेरा टैक्स कम बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ले लो इसको एज अ खर्चा। अगर मैंने एक्सपेंस लिया, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, मेरा टैक्स भी कम हो गया। Debt is considered as double-edged sword solely because it leads to bankruptcy and financial distress। बहुत डिप्रेसिंग लाइन है। डेट का मतलब बैंक्रप्सी, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस उसके लिए जब उसका डेट बहुत ज्यादा हो गया, या कह लीजिए वक्त खराब आ गया कि वो पैसे ही नहीं पे कर पाए, तो वो वाली चीज ही आती है। तो ये तो सारे अब तो सारी गलत हो गए, तो एक ही पॉइंट रह गया। ये तो हम पढ़े ना पढ़े वो ही बन जाएगा एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग। डेट इज कॉल्ड द डबल एज स्वॉर्ड क्योंकि यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बिकॉज इट कैन प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट्स, एक तरफ से फायदा, और मिसमैनेज डेट कैन लीड टू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ये आपका उसका रिस्क। ठीक है ना? दैट इज हाउ वी डिफाइन दिस स्पेसिफिक एरिया, दिस इज द आंसर एक्चुअली। Okay, ji. Then comes a bond whose par value is ₹1000 bears a coupon of 12% and has a maturity period of 3 years. मेरे को क्या हुआ है कि ठीक है the required rate of return on the bond is 10%. What is the value of this bond? अब मेरे को उसकी वैल्यूएशन निकालनी है। चलो एक बार इसको समझ लेते हैं। एक बॉन्ड है जिसकी पार वैल्यू 1000 है, वो बियर करता है कूपन रेट ऑफ 12%। अब कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट, तो 1000 का आपका कूपन रेट बन गया 120। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? 1000 इंटू 12% करके। हमेशा याद रखिएगा इंटरेस्ट निकलता है आपकी फेस वैल्यू पे। तो यहाँ पर निकला। इसके मैच्योर होना है 3 साल बाद, मतलब 3 साल, पहले साल, दूसरे साल और थर्ड ईयर, तीनों साल मेरे को इंटरेस्ट आया, और थर्ड ईयर के एंड में मेरे ₹1000 भी क्या आ रहे हैं? वापस। ठीक है,
अब वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसने बोल दिया 10%। अब अच्छा एक बात बताइए, ये फ्यूचरिस्टिक वैल्यू है। कभी भी आपको ना डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग में कंफ्यूजन हो ना, हमेशा सोचना जब आप आज से आने वाले सालों की तरफ जा रहे हो, यानी आप प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, तो आप बोलते हो जी कंपाउंडिंग, पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है। अब अगर आपको किसी की फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, आप यहाँ पर करते हो ना P1+R⁴ ये आप मल्टीप्लाई करते हुए चलते हो ना, कंपाउंडिंग में हम मल्टीप्लाई करते हुए आगे जाते हैं। तो डिस्काउंटिंग में क्या होगा फिर, जब आप पीछे आ रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे बचपन में मैथ्स करते थे, जब आगे जाते तो प्लस है, तो पीछे जा रहे हो तो माइनस है। बस यहाँ पर अगर आते हुए मल्टीप्लाई है तो वापस जाते हुए डिवाइड है। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने में से वो सब कुछ निकाल के दिया हुआ है कि PVI FA इन तीनों सालों का जो डिस्काउंटिंग करने के बाद की वैल्यू है, वो उन्होंने दी हुई है कि देखिए 3 साल का हमने निकाल कर दे दिया, वो है 2.4869। अब ये पता है क्या दिया, दिस इज PVI FA, ये सारा का सारा इकट्ठा है। और एक होता है PVIF, यानी यहाँ पर वो कहते हैं आपका प्रेजेंट वैल्यू आपकी इंटरेस्ट फैक्टर का जो होता है। अब यहाँ पर इसमें ना फैक्टर के अंदर एक और चीज है, जो थर्ड ईयर था, अब याद रखिए इसमें भी पैसे आए, इसमें भी आए, इसमें, इनको तो आप इकट्ठा कर लो ना। मैंने आपको बोल दिया आई इंटू यहाँ पर 20 है, फिर यहाँ पर आई इंटू यहाँ पर 50 है, फिर मैंने आपको बोला यहाँ पर आई इंटू 30 है। आप बोलोगे क्या करना है, आई को कॉमन लो ना, 20+50+30 करो ना। ये उन्होंने यहाँ पर वही किया है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन तो सिर्फ थर्ड ईयर वाली है ना। ये पैसा मुझे थर्ड ईयर में आएगा, तो थर्ड ईयर का ही एन्युटी फैक्टर इसमें इस्तेमाल होता है। यानी इससे आपने मल्टीप्लाई करना है 0.75, सॉरी ये है ना 0.751। मतलब अगर वैसे ये ना भी बताते ना तो इसका आपको याद भी होना चाहिए। 10% का एन्युटी फैक्टर क्या क्या होता है, पहला होता है 0.909, दूसरा होता है 0.826, तीसरा होता है 0.751। 4-5 तक तो 10% जरूर याद रखेगा, पेपर में टाइम बचता है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, 120 से मल्टीप्लाई करना है ये 2.4869 को, और दूसरा 1000 को मल्टीप्लाई करना है 0.751 से। अच्छा, इस टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही ना, तो हमने जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, उसमें मैंने बॉन्ड वैल्यूएशन भी कराया हुआ है, वहां से जाकर आप इसको पढ़ सकते हो। मैंने इसको ये निकालने का टेक्निक अपने कैलकुलेटर पर कैसे निकालते हैं वो तक बताया, बट कैलकुलेटर साथ में रखना, सिर्फ नेटफ्लिक्स की तरह देख कर नहीं आगे बढ़ जाना। वन ब्रूटल ट्रूथ आई एम टेलिंग यू, पढ़ाई ऐसे नहीं होती, बैठ के ही पढ़ना पड़ता है। मैं अगर आपको झूठ बोल दूं कि नहीं नहीं जस्ट लुक एट द वीडियो एंड गो फॉर द एग्जामिनेशन, इट्स मिस गाइडिंग यू। नहीं करना, ये आराम से बैठ के क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है। हम बड़े हो गए इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा ही उसमें आ गए कि हमें तो सब आता है, एक बारी में ही देख के आ जाएगा। बच्चे थे तब भी चीज़ पढ़कर करते थे, वही सेम चीज़ यहाँ चलती है। ऑल दैट कैन हैपन इज़ योर लक कैन बी ऑन योर साइड, कि आप जो पढ़कर जाओ वही चीज़ पेपर में आ जाए। बट when things don't fall in place at that point of time, your preparation is something that will save you. So I will not misguide you over this, इन questions को बैठ के करना ज़रूरी है, do not leave this part, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा ए। वैसे इसका आंसर 1049 पॉइंट समथिंग आता है, नियरेस्ट 1050 है, तो हो जाएगा। ये बुक का क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसने बस वही निकाला हुआ है, तो ये बन गया आपका वैल्यूएशन टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है। अब आता है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन ही। अब ये आप करो मेरे साथ, कंपनी बॉन्ड के साथ में। अब यहाँ पर बॉन्ड कितने का है, 100 का 14%। अच्छा, 100 का 14% कितना होता है जी, 100 का 14% होता है 14 रुपीज का इंटरेस्ट आया, ठीक है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज ऑल्सो 100, हाउ डज इट मैटर। याद रखिएगा इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर लगता है, अभी पीछे बता के हटी हूँ। टर्म इसका कितना है, 4 साल, यानी ये रुपए 4 ईयर्स तक आए हैं। अब वो कह रहे हैं द इंटरेस्ट रेट फॉल्स बाय 1%, व्हाट इज द न्यू मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। एवरीबडी इन दिस केस क्या हो रहा है, आपको आ तो वही 14 रुपीज ही रहे हैं, लेकिन जो आपका वो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका इंटरनल चल रहा होता है ना, वो गिरा है। यानी अगर 14% मार्केट में चल रहा है, लोग चाहते हैं कि हाँ 13% तक आ रहा है तो बढ़िया है। तो अगर 13% पे आ रहा है, तो आपका डिस्काउंटिंग जो है वो 13 पर है, आपका इंटरेस्ट रेट नहीं, ये ध्यान रखना है। ये डिस्काउंटिंग का रेट गिरा है, ठीक है। जो मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहती थी उसका अमाउंट गिरा है। ये कंपनी जो दे रही है वो सेम चलता है, क्योंकि आपने लोन लिया तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर डिफाइंड है। फ्लोटिंग वगैरह के अंदर अलग होता है, लेकिन नॉर्मली बॉन्ड्स में आपको फिक्स ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इन्होंने दे दिया
PVIFA यानी टोटल करा हुआ दिया हुआ है, 14 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2.974 से, और लास्ट ईयर में क्या होगा, मेरे को मेरे 100 रुपीज भी तो वापस आएंगे, और उस ईयर का कितना है, 0.613, सो दिस इज बेसिकली 61.3, और ऊपर वाले में क्या आ रहा है, दैट इज 14 × 2.974, यहाँ पर आ गया मेरे पास वैल्यू में 41.636। अब इसके अंदर 61.3 ऐड करूँ तो मेरा जा रहा है 102 पॉइंट समथिंग, तो ठीक है, इसके अंदर अगर ऐसे जा रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर 104 होगा। अप्रोक्सीमेशंस का फ़र्क आ जाता है, हो सकता है मेरी अप्रोक्सीमेशन में फ़र्क आ रहा हो और उनका कुछ अलग चल रहा हो, तो 104 आएगा इसका आंसर। नहीं, इसका आंसर 104 है, ठीक है, द आंसर इज 104। ऐसे क्वेश्चंस ना अच्छे से करने वाले होते हैं, सेम क्वेश्चन था इसीलिए मैंने आपको वैसे दिया, ताकि एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ओवरऑल थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आना नॉर्मल है। हम्म, ठीक है, ये रहा इसका, इसमें इन्होंने जो दी हुई है वैल्यूएशन, वो PVIF लास्ट में 613 दी हुई थी, तो इसका आंसर के हिसाब से इन्होंने वो यूज़ किया हुआ है। एक मिनट, इसका आंसर के अंदर ना थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन का फर्क दिया हुआ है, उसका फर्क नहीं पड़ता, जो मैंने आपको टेक्निक अभी सिखाई है ना, उससे आपका काम चल जाएगा। सो दिस इज 0.425, आई एम चेंजिंग द इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही ना आए, जिनको इसकी PDF चाहिए होगी ना, आपको PDF में फिर दिक्कत नहीं आएगी, मैंने वो चीज़ चेंज कर दी है, ठीक है। तो दिस गोज लाइक दिस, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया उसको, दिस इज 4.423। जो इसकी वैल्यूएशन थी मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया। मेथड ऑफ सॉल्विंग वही रहेगा जो मैंने आपके साथ में अभी किया था, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड लीजिंग। कोई हम किराए पर चीज़ क्यों लेंगे, क्योंकि हमको चीज़ महंगी मिल रही होगी, या हो सकता है कि मेरे को पता है मार्केट में कुछ नया आने वाला ही है, तो मैं कुछ टाइम के लिए किराए पर ले लेती हूँ और बाद में मैं अच्छी वाली चीज़ अपनी मशीनरी को यूज़ कर लूँगी। Lesser requirement of bank margin by bank for leasing rather than outright purchase। आपको expenses on leasing are not tax deductible। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप बात करते हो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड द रैशनल, ठीक है, हम लीजिंग पे क्यों जाते हैं, लेसर की रिक्वायरमेंट होती है ऑफ मार्जिन बाय अ बैंक फॉर लीजिंग rather than outright purchase। हाँ, ये हो सकता है कि हम खुद से परचेज करने की बजाय हम वो थोड़ा सा पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, तो हम उसके हिसाब से बात करते हैं कि ठीक है, हमको एकदम से ब्लाइंड परचेज नहीं करना, तो ये वाली चीज़ आती है। और ऊपर से क्योंकि हम किराए पर चीज़ ले रहे हैं तो लोन नहीं लिया होगा, तो हाँ, बोरोइंग कैपेसिटी भी इम्पैक्टेड नहीं होती है, क्योंकि इसका खर्चा डिडक्टेबल होता है। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आगे रो सकते हैं, हाई मैंने खर्चा किया, और वो अलाउ करेगा। तो इसमें आई वुड से 1 and 3 इज करेक्ट, ठीक है, द आंसर शुड बी C। Done, everyone? Now let's move on to the next point. Which of the following statements reading regarding the forward contracts are right? Forward यानी आप और मैं बैठे और मैंने बोला कि मैं आपसे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आई बी परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, तो परचेजिंग फॉरेक्स फ्रॉम यू, और उस फॉरेक्स के अंदर मैंने आपको बोल दिया कि फॉरेक्स जो फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर्स बाय कर रही हूँ मैं आपसे, तो उसका एक लॉक इन अमाउंट भी रख दिया मैंने कि इतनी अमाउंट पर मैं आपसे खरीदूंगी, यानी 84-85 रुपीज़ पर मैंने डॉलर आपका लॉक कर दिया, आप जो मर्जी हो डॉलर का प्राइस मैं आपको इतना ही दूंगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मे और मे नॉट बी सेटल्ड ऑन द गिवन डेट, नहीं, हम फॉरवर्ड में ये नहीं बोल सकते। फॉरवर्ड की सिंपल सी बात होती है, वो कंपलसरी होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर ओवर द काउंटर, यानी दोनों लोग सामने बैठकर करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूजफुल इन अवॉइडिंग लिक्विडिटी रिस्क, प्राइस वेरिएशंस एंड अवॉइडिंग लॉसेस इन केस ऑफ डाउनसाइड, यस, क्योंकि आप लॉक कर देते हो, तो ये दोनों आपके इसमें सही हो गए, तो आंसर इज एक्चुअली 2 and 3, बी बन जाएगा इसका आंसर। ए गलत है। ऑब्लिगेशन नहीं होती, मतलब इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही करना है, ऑब्लिगेशन है बेसिकली, लेकिन जो वो होते हैं ना आपके ऑप्शंस होते हैं, उनमें नहीं होता,
ऑप्शंस में आपकी इच्छा है, आपको करना है करो, नहीं करना ना करो, उस डेट पर आपको लग रहा है प्रीमियम ही मरेगा और कुछ नहीं, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में बाउंड होते हो। इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस आर फंडामेंटली ऑफ टू टाइप्स। देखिए इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, कैप और फ्लोर, मतलब आपका लोअर लेवल और उसका अपर लेवल, तो वो कैप और फ्लोर लेवल आता है। कैपिंग इज द अपर पार्ट एंड फ्लोर इज द लोअर। सो इन दिस केस बेंचमार्क ग्राउंड ऐसा कुछ नहीं है, तो यही दोनों आते हैं, तो 1 एंड 2 के हिसाब से आंसर बन गया बी। Then comes which one of the following is true? Higher debt equity ratio increases the profit margin of the company. नहीं, it actually reduces, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ज़्यादा लोन ले लिया तो इंटरेस्ट से प्रॉफिट गिर जाएगा, प्रॉफिट गिर गया तो हम तंग होंगे। डेट इक्विटी रेशो इज एन इंडिकेटर ऑफ सॉल्वेंसी। हाँ, दिस इज ट्रू। डेट इक्विटी रेशो जो है वो आपकी सॉल्वेंसी की बात करता है कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ समय बाद पैसे वापस करने पड़ जाएं, उसके पास इतनी क्षमता या उतनी एबिलिटी है दैट इट कैन रीपे द डेट्स, सो वो आपको डेट इक्विटी रेशो से ही मिलता है। द आंसर इज दिस ओनली। अ हायर करंट रेशो इज ऑलवेज एन इंडिकेटर। नहीं, ज्यादा करंट रेशो का मतलब होता है आप ज्यादा ही जेब में पैसा रख के बैठे हो, देना भी आपको किसी को है नहीं, तो पूछते हैं ये कैश इतना भर के करा क्या हुआ है आपने, उस पैसे को कहीं लगा देते तो आपका इंटरेस्ट तो आता। तो ये एक्चुअली गलत है, ये वाला भी गलत है। डेप्रिसिएशन इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधा बोलता है कंपलसरी है, एक बार आपने एसेट यूज करना शुरू कर दिया डेप्रिसिएशन लगेगी। उसको हम सिर्फ तभी हटाते हैं जब हम उसके ना डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में जा रहे हैं या फिर उसको हेल्ड फॉर सेल कर रहे हैं कि हमने रखा ही इसको है कि बस अब निकाल देंगे, तब आप डेप्रिसिएशन लगानी बंद करते हो। वरना लॉसेज में है, ऑर्गेनाइजेशन पिटी पड़ी है, कुछ भी चल रहा है, उसके पास पैसे हैं उसके पास नहीं है, डेप्रिसिएशन एक बार लगनी शुरू हो गई तो वो चलती ही रहती है, उसका कोई रोक नहीं है। तो ये वाली चीज गलत है। द आंसर इज बी। Which one of the following is all correct for current assets? It is expected to be realized or intended to for sale for consumption the company's normal operating cycle. करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं या तो 1 साल के अंदर रिकवर हो जाएंगे, कैश में बन जाएंगे, या फिर मैक्सिमम हम कह देते हैं कि 1 ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, प्रोडक्शन से लेकर सेल तक के बीच में ही हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा, तो उसको बोल देते हैं। तो पहला पॉइंट तो वैसे भी इसका बन गया। इट इज़ प्राइमरली हेल्ड फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, एक तो करंट बोल दिया, तो फिर फ्यूचर में क्यों रखेंगे। It is not expected to be realized. It is expected to be realized within 1 year or one operating cycle. The cash and cash equivalents, unless it is restricted from being exchanged or used, ये इसी के अंदर आएगा, वो डेफिनेटली इसी का पार्ट है, क्योंकि कैश के बिना तो काम चलता नहीं, वो आपका करंट एसेट ही है। तो इसका आंसर होएगा 1 and 4। ठीक है। अब ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है करंट रेशो निकालिए। आपको कैश दिया हुआ है, बिल रिसीवेबल दिए हुए हैं, फर्नीचर दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया और कैपिटल दिए। करंट रेशो में क्या आएगा? दो करंट एसेट्स मुझे सामने से दिखे, एक कैश और एक आपका बिल रिसीवेबल, तो मैं कह सकती हूँ मेरे करंट एसेट्स आर ऑफ 80,000। एवरीबडी करंट आपकी लाइबिलिटी में क्या है? मुझे सिर्फ क्रेडिटर दिख रहा है, क्योंकि फर्नीचर एक लॉन्ग टर्म एसेट है और ये इक्विटी है। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पर करंट लाइबिलिटी में काउंट करूंगी ये 20,000। सो 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000 दैट विल गिव मी 4:1। ये आ गया मेरा आंसर। द आंसर इज एक्चुअली सी। अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आर इनकरेक्ट। कंपाउंड यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना, तो पहला है एनुअल कंपाउंडिंग। एनुअल कंपाउंडिंग ये वाली करेक्ट है कि P1+R⁻1 होता है, तो वो यहाँ पर आ गया। अब अगर कहते हैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहे हो, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो आप क्या करते हो, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है ना, पी तो वहीं का वहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 बार डिवाइड करोगे ना फिर, क्योंकि 4 पार्ट्स में जा रहा है, और इनफैक्ट आपका एक ईयर भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस हिसाब से आपका ये वाला पॉइंट गलत हो गया। अगर मंथली कंपाउंडिंग है तो डिवाइड भी 12 हुआ तो मल्टीप्लाई भी 12 हुआ, ये वाला पॉइंट करेक्ट है। तो इसमें हम कह सकते हैं सिर्फ सेकंड गलत है और वो बाकी साथ दोनों सही है। ठीक है। अ परपेचुअल बॉन्ड हैज द करंट यील्ड। परपेचुअल बॉन्ड जो चलता रहेगा, इसकी पेमेंट सिर्फ तभी होगी जब कंपनी की मृत्यु हो रही होगी, यानी कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस बॉन्ड? इसकी ड्यूरेशन निकालने का सिंपल तरीका है, 1/r कर दीजिए, आपका निकल आएगा आंसर कि इसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है। तो 1/6% कितना आया? 1/6% विल गिव यू 16.67 ईयर्स।
सी छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी अगर आपके हाथ में आपका कैलकुलेटर है तो आपका फायदा है। नो डाउट ऐसे क्वेश्चंस में देखो मैं आंसर वगैरह भी सब दे के रखती हूँ, बट मेरे को लगता है जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं करके देखोगे ना, वो धोखा है कि यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, ये तो हमें याद हो जाता है। याद कैसे होगा जब आपने चीज़ लिख कर नहीं देखी? मैं खुद ये चीज़ें लिख लिख कर करती हूँ तो मेरे को चीज़ आती है। आई वोंट से कि दिस इज बेसिकली स्टडीज इज समथिंग, बस एक बार बुक खोली हो गया सब, वो चीज़ वैसे नहीं चलती। एक बार को तो मेहनत करनी ही पड़ती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पहले करते हो या बाद में करते हो, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। XYZ कॉर्पोरेशन ने पब्लिक ट्रेडिंग किया था, CAPM इंपॉर्टेंट है, आई एक्सपेक्ट ये पेपर में आने वाले टॉपिक्स में से एक रहता है, ठीक है? देन इज इवेलुएटिंग इट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी कैपिटल यूजिंग द CAPM मॉडल। द कंपनीज इक्विटी बीटा इज दिस, उनको बीटा दिया हुआ है। CAPM का फॉर्मूला, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला क्या है? पेपर में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है तो ध्यान से कीजिएगा। इसका फॉर्मूला है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा RM माइनस RF। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मेरे को कह रहे हैं बिना कोई रिस्क लिए 15% तो मिलेगा ही, दिस इज योर 15%। बीटा आपका दिया हुआ है 1.5, बीटा मतलब सेंसिटिविटी टू द मार्केट। मार्केट में कुछ बदलाव आता है तो आपकी आपकी इंडस्ट्री या आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना हिल जाती है उससे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ। और हम कहते हैं कि अगर हम मार्केट में लगाते हैं तो मेरे को मार्केट में तो 20% मिल जाएगा। अब देखिए, अभी 20% मिल जाएगा लेकिन बिना रिस्क लिए 15 मिल रहा है, यानी 5% आपको एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप रिस्क लेने को तैयार हो। तो ये 15% प्लस 1.5 इंटू 5 आ गया। सो इन दिस केस व्हाट्स गोना बी द आंसर? दैट इज प्लस 15% विल गिव मी 22.5 आ रहा है मेरा आंसर, ठीक है? द आंसर इज 22.5। देखिए ऐसे क्वेश्चंस ना करके देखने ही पड़ते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता, एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू इन क्वेश्चंस को करिएगा जरूर, ठीक है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फैक्टरिंग इज करेक्ट? RBI डिटर्मिन्स द अमाउंट ऑफ इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द बाय द बैंक अपफ्रंट। इसमें हमारे पास अगर ये वाला पॉइंट आ जाता है, फैक्टरिंग होता है कि हम अपना पैसा खुद से अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो हम ना क्या करते हैं, हम किसी और को बोल देते हैं कि भैया हमारे लिए यू रिकवर दैट मनी। So that is what is there. I don't think you can have that particular amount determined by RBI. So this is wrong. With recourse factoring is a type of factoring. Recourse यानी वापस जा सकता है। अगर जैसे यहाँ पर ये है कि आप बोल सकते हो कि देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब कस्टमर को ही बोल देते हैं कि देखो आपका इतना पैसा रिकवर नहीं हुआ है तो ये इसका लॉस तो आप ही उठाओगे। कस्टमर ने क्या किया, अपने फैक्टरिंग वाले पर्सन को बोला कि देखो मेरा ये ना लो, मेरे ना डेट रिकवर करने हैं, डेट कलेक्शन करनी है, जाकर कलेक्ट करके आप अपने पास ही रख लो, आप मेरे को पहले पेमेंट करके मेरे को मुक्त कर दो क्योंकि मेरे को इस समय पैसे की जरूरत है। तो फैक्टरिंग के अंदर रिकोर्स होता है कि अगर इनमें से किसी ने पैसे नहीं दिए यानी बैड डेट हो गया तो उसका लॉस फिर कस्टमर पे ही जाएगा। सैंस रिकोर्स होता है विदाउट रिकोर्स, मतलब एक बार आपने जो पैसे दे दिए बस वही हो गए। अब फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो अपने पैसे रिकवर करता कैसे है। Subject to the certain conditions of RBI has certain permitted authorized dealer banks to factor the export receivables without recourse। हाँ ये वाली चीज होती है, सैंस रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स, यानी अब हमने आपको एक बार पेमेंट कर दी तो रिकवरी के टाइम पर आपका स्ट्रेस है। अब ये बेचारा फैक्टर है, अगर पैसे पूरे आ गए तो इसके पैसे रिकवर हो गए, नहीं तो इसका भी पैसा डूब रहा है, तो इट्स अ काइंड ऑफ रिस्की थिंग। और ये तो चीज होती है, तो आंसर हैज टू बी बोथ 2 and 3, ठीक है? डन। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड लीजिंग। अच्छा ये हमने वैसे चीज कर ली बट अगेन द क्वेश्चन इज देयर तो कर लेते हैं। लीजर लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ मार्जिन बाय अ बैंक फॉर लीजिंग rather देन आउटराइट परचेज। एक बारी में पैसा निकालना मुश्किल होता है तो कम निकालना पड़ता है यहाँ पर, तो थोड़ा फायदा है। एक्सपेंसेस ऑन लीजिंग आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल, जबकि वो टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। बोरोविंग कैपेसिटी इज नॉट रिड्यूस, द बोरोविंग कैपेसिटी इज डेफिनेटली नॉट रिड्यूस, क्योंकि लोन पर तो ले नहीं रहे हो, बस आप रेंट पे कर रहे हो एक तरह से। तो 1 and 3 हो जाएगा इसका, ठीक है?
Imagine you are considering an investment in the project that requires an initial investment of 1,50,000 इनिशियली आपको लगाने इनिशियल इन्वेस्टमेंट थे आपके 1,50,000 आपको ये रिकवर करने हैं, है ना. द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट, मतलब फर्स्ट ईयर में आपका कितना आया 60,000, सेकेंड ईयर में कितना आया 30,000, थर्ड ईयर में कितना आया, फर्स्ट ईयर में ये आया 30, थर्ड ईयर में 20, फोर्थ ईयर में वी आर हैविंग 15K, एंड फिफ्थ ईयर में भी उसके बाद कह रहे हैं हर बार 15,000 दिया है. तो यहाँ पर भी हम ये मानकर चल रहे थे 15 आया. हमें टोटल कितना बनाना है, हमें 1,50,000 रिकवर करना है. इसको हम पे बैक पीरियड मेथड बोलते हैं, ठीक है. व्हेन विल यू बी एबल टू रिकवर योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसको निकालने के लिए हम करते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज. पहले साल 60 था, सेकेंड ईयर 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, अगली बार 90 प्लस 20 1,10,000 हो गया. अब ये कितना आया, दिस इज 1,25,000 नाउ, 1,25,000. अब इसके बाद जा रहा है 1,25,000 प्लस 15 करेंगे तो ये आपका आ गया 1,40,000. ठीक जा रहा है. तो यहाँ पर हम 1,40,000 आ गए, और यहाँ पर ये देखिए 1,40,000 प्लस 15,000 कर दीजिए तो वो आपका कितना हो जाएगा 155. तो सिक्स्थ ईयर के बाद ये पैसा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि सिक्स्थ ईयर में ये 1,50,000 क्रॉस कर गया ना. तो सिक्स्थ ईयर के बीच में कहीं पे होगा, मिड के अंदर कहीं होगा, और एक्चुअली मिड नहीं एंड के अंदर, क्योंकि आपके पैसे रिकवर हो रहे हैं. तो लास्ट क्वार्टर के आसपास तक ये पूरा रिकवर हो जाएगा. दिस इज क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस. हर साल एक बार ऐड करके देख लो कि जिस साल में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट के टोटल से ऊपर निकल रहा है वही आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाली रिकवरी के हिसाब से पे बैक पीरियड बन रहा है. ठीक है. Dash is the arithmetical mean of the accounting income expected to be earned during each year of the project's time considered for calculating accounting rate of return for investment appraisal. Average revenue, average profit before tax, average profit after tax, और none of the above. देखिए average profit हमेशा after tax को लिया जाता है, because tax consideration तो हमको मानकर ही चलनी है. टैक्स पे करने के बाद जो बच गया वो हमारे पास आता है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द इशुएंस ऑफ शेयर्स और डिस्काउंट. शेयर्स का भी डिस्काउंट पर इशू नहीं होते, सिर्फ एक तरह के होते हैं, वो है खून पसीने से दिए हुए शेयर, यानी स्वेट इक्विटी. सिर्फ ये होते हैं. ईसॉप्स होते हैं जो हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं, उनको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए शेयर को संभालना पड़ता है, वेस्टिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद हम उनको ऑप्शन देते हैं कि खरीदना है. अब एलिजिबिलिटी का वेट होता है ना. देन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, जहाँ पर हम किसी को अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स आगे ना. राइट इशू होता है सस्ते दाम पर शेयर देना, क्योंकि वो हमारी कंपनी को ऑलरेडी क्या है शेयर होल्डर है, उसके पास ऑप्शन होती है वो इसको ले या ना ले, दैट इज राइट इशू. तो इसका आंसर डी है, डिस्काउंट पर सिर्फ इसी में अलाउड है. नाउ कम्स द कॉस्ट ऑफ डेट के रिगार्डिंग कौन सा वाला पॉइंट सही है. इंटरेस्ट ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल, सो द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कूपन रेट. ये चीज़ एक फैक्ट है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट बुक करते ही आपका टैक्स कम हो जाता है, तो आपको वो चुभता कम है. ठीक है ना. तो दिस इज करेक्ट. कॉस्ट ऑफ डेट इज अफेक्टेड बाय द मार्केट प्राइस विच एट विच द डेट इज इशूड और ट्रेडेड. डेट का सिर्फ फ्लोटिंग के हिसाब से हमारा चेंज हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड के हिसाब से कभी बदलता नहीं है. तो आई वुड से कि यहाँ पर इनमें से क्वेश्चन करे कि इनमें से कौन सा करेक्ट है. तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ डेट इज अफेक्टेड बाय द मार्केट प्राइस एट विच द डेट इज इशूड और ट्रेडेड. नहीं, वो तो उसकी मार्केट वैल्यू है, उसके हिसाब से नहीं होगा. इसका आंसर सी हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स द सेम वेदर द डेट इज रिडीमेबल और रिडीमेबल. कॉस्ट ऑफ डेट एक बार आपने चूज कर लिया कि ये रहेगा तो फिर वही ही रहता है ना. तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर सीधा पॉइंट बनता है कि इसके अंदर आपका पॉइंट सी आता है. ठीक है. क्योंकि मार्केट प्राइस ऑफ दैट डेट नहीं मैटर करता. इंटरेस्ट रेट एक बार फिक्स्ड हो गया तो इंटरेस्ट रेट पे ही चलते हैं, अनटिल अनलेस अगेन वो फ्लोटिंग पे ना जा रहा हो.
A company borrowed heavily during the economic boom at a higher rate of interest, expecting the future profitability. However, हुआ क्या, कंपनी ने सोचा था कि लोन ले लो, मार्केट अच्छी चल रही है, अभी लिया जाएगा और हम पैसे रिकवर भी कर लेंगे. However, a downturn led to the reduced earnings, कंपनी की earnings reduce हो गई, and the firm now struggles to pay interest. डेट ट्रैप में फंस गई ना, पैसे आए नहीं, उतने बने नहीं, तो वहां पर ये हो गया. विच फैक्टर influencing capital structure does this situation highlight? डिग्री ऑफ कंट्रोल वो इक्विटी पे आता है, ये गलत है. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इक्विटी की जगह आपने कोई और चूज किया, उसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं, तो वो भी नहीं है. फाइनेंशियल सिस्टम का भी ये पॉइंट नहीं है, ये डेट का ही इशू है. डेट ट्रैप में फंस गया, डेट ज्यादा हो गया और उसको पेमेंट की इसकी एबिलिटी खत्म हो गई. Now comes, which of the following correctly states the formula for approximate YTM used to estimate the cost of debt from the market data? YTM का फॉर्मूला देखिए, मेरे को ना फॉर्मूलाज हमेशा याद करने बेहतर लगते हैं rather than इनमें से एलिमिनेट करना सिखाऊं मैं आपको. YTM यानी yield to maturity, जो आपको अगर आप पूरा होल्ड करो उसको एंड तक, तो आपको कितने मिलेंगे. तो इंटरेस्ट आया बॉन्ड वगैरह को ना, तो अब यहाँ पर कहते हैं डेट के हिसाब से आप कर रहे हो, तो एक तो डेट को आपकी मेच्योरिटी पर आपको जितने रुपए मिलेंगे माइनस आज उसकी क्या वैल्यू है, डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ, और नीचे यहाँ पर हम वेटेड एवरेज लेते हैं. हम कहते हैं जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक बॉन्ड हमेशा ज़्यादा रेलेवेंस रखता है एज कम्पेयर टू मेच्योरिटी पर कितने देने हैं, तो ये उनकी वेटेज होती है. ठीक है. सो एक्चुअल में ये वाला भी है और ये वाला भी है, लेकिन ये एस्टिमेटेड मार्केट डेटा के हिसाब से बोल रहे हो तो इसका सेकेंड वाला बन जाएगा. ठीक है. एक पीछे जो ए है ना, ये वाला भी है, लेकिन ये नॉर्मल वाईटीएम का है, और जो हम कॉस्ट ऑफ डेट के हिसाब से जा रहे होते हैं तो हम बी लगाते हैं. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 5 लाख दिया हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है, इक्विटी दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर निकालिए. एक शेयर पर कितनी अर्निंग्स हो रही हैं. साफ सी बात है, एक तो हमारे पास में हमने बोला कि हमने 5 लाख रुपीज कमाए कमाए होंगे. अब साफ सी बात है, उसमें से 50,000 तो प्रेफरेंस ले ही गया, यानी मेरे पास बचे 4,50,000, और इक्विटी शेयर्स कितने हैं 1 लाख, तो मेरे पास वैल्यूएशन कितनी आई 4.5. द नेट सेल्स, कॉग्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ट्रेडिंग इनकम, सब कुछ दिया हुआ है, और क्वेश्चन कह रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशो निकालो. नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, पहले आप सेल्स में से कॉग्स माइनस करोगे, तो आपका आएगा जीपी. जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसमें आपकी इनडायरेक्ट इनकम आपको ऐड करनी है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको माइनस करना है. तो उसके हिसाब से आपकी सेल्स 10 लाख की थी, 6 लाख का आपका ये कॉग्स था, तो 10 लाख माइनस 6 लाख किए, जीपी मेरा आ गया 4 लाख. तो हमारे पास ये जो 4 लाख आया उसमें मैं इनडायरेक्ट इनकम को ऐड कर देती हूँ, मेरे पास कितनी बन रही है, व्हाट इज द इनकम दैट आई एम हैविंग. मेरे पास इनकम कितनी आ गई, इनडायरेक्ट इनकम मेरे पास आ गई है 50,000 की, और एक्सपेंसेस मेरे 2,50,000 के हैं, वो मैंने माइनस कर देने. तो उसके हिसाब से मेरे पास कितना आ गया, 2,50,000 आया ना, तो मेरे पास यहाँ पर आया 4 लाख, प्लस कर दिया मैंने 50,000, हाँ, और माइनस मैंने कर दिया 2,50,000, फिर मेरा आ गया 2 लाख. तो मैं कह सकती हूँ 2 लाख मेरा नेट प्रॉफिट है, और डिवाइड कर दो सेल्स से 10 लाख से, तो मेरा 20% आ गया. ठीक है. नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एनपी डिवाइडेड बाय सेल्स in terms of percentage. Then comes a company enters into a lease agreement for a machine with an initial investment of 5 years. Lease transfers ownership of the machine to the lessee at the end of the lease term. The machine for useful life is 6 years. लाइफ उसकी 6 years है, उसमें से 5 साल तो हमने यूज करने को किसी और दे दिया. जब सब्सटैंशियल लाइफ ऑफ दैट एसेट हम किसी और को दे देते हैं ना यूज करने को, तो इसे फाइनेंशियल लीज कहते हैं, कि उसके बाद अगर आपने साथ में उसको यूज करने को भी पकड़ा दिया कि भैया आप ले ही जाओ अभी एसेट,
तो वो फाइनेंशियल लीज के अंदर कवर होता है एज पर इंड एएस 116। तो बेस्ड अपॉन इंड एएस 116 हाउ शुड द लीज बी क्लासिफाइड? ऑपरेटिंग लीज आती है, शॉर्ट टर्म लीज ये 1 साल 2 साल की होती है, छोटी लीज होती है लाइफ ऑफ दैट एसेट के कंपैरिजन में। फाइनेंशियल लीज यहाँ पर हुई क्योंकि साल अब हमने एसेट भी उसको दे दिया ना, तो ये आएगा। ऑपरेटिंग लीज बिकॉज द एसेट इज यूज्ड ओनली फॉर 5 years, नहीं। कैंसलेबल लीज है, नहीं कैंसलेबल नहीं होती ना, इतने साल की लीज आपने ली होगी तो अगर कैंसिल करोगे तो कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी, तो आंसर इज एक्चुअली बी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने रिक्वायर किया है इक्विपमेंट वर्थ 50 लाख, इफ इट बाइज द इक्विपमेंट इट कैन क्लेम 15% डेप्रिसिएशन एनुअली, देन कम्स ऑल्टरनेटिवली इट मे लीज द इक्विपमेंट फॉर 13 लाख एनुअली फॉर कितने 5 years, ठीक है, उसको वो ले सकता है। द नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग क्या होगा? देखिए एडवांटेज ऑफ लीजिंग आई कैन से इज ओनली वन, कि लीजिंग से ना आपका लीज रेंटल का खर्चा बचता है, तो लीज रेंटल वर्सेस इंटरेस्ट ऑन लोन वो नहीं आएगा। लीज से आपने लीज ले ली वर्सेस परचेज, अगर आप वो एसेट खरीदते तो यस आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है क्योंकि इंटरेस्ट का आप बोल सकते थे। ओनरशिप आपकी है तो डेप्रिसिएशन आप ले सकते थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप ले सकते थे, तो इसका आंसर तो एक्चुअली यही बन गया। डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड करते हो उसका लीजिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपका एसेट बेस्ड हो गया। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो, पैसा तो जा ही रहा है, चाहे लीज में जाए चाहे इंटरेस्ट में जाए, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आपके पास आंसर आएगा बी। रूल 72 क्या है? रूल 72 आपका लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और रूल ये कहता है कि जब भी आपको किसी भी चीज़ का ये निकालना है कि दोगुना कितने टाइम में होगा वो पैसा, कितने टाइम में योर मनी वुड बी डबल्ड कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करोगे 72 डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको बोला कि सर मैं ना चाहती हूँ कि मेरे ना इंटरेस्ट रेट अभी क्या चल रहा है, मैंने कहते कि मैम अभी 8% चल रहा है, मैं कहा मेरे को ना अब मेरे पैसे कितने सालों में डबल हो जाएंगे, तो वहां पर 72 डिवाइड बाई 8 किया, 9 years में मेरे वो पैसे डबल हो जाएंगे। दैट इज रूल 72। द टाइम टेकन फॉर द अमाउंट टू डबल एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही इसका आंसर है। इंटरेस्ट रेट टू अर्न 72 ये नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं पॉइंट है, ये बेसिकली कहते हैं कितने टाइम में ये डबल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ट्रिपल का फॉर्मूला अलग होता है, आपकी बुक के अंदर रूल 72 कवर्ड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बेस में क्या आएगा? द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेस्ट अमाउंट। हाँ हम ये कह सकते हैं कि देखिए जितना ज़्यादा टाइम होगा जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उसकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी। इफ द रेट डबल सिंपल इंटरेस्ट डबल्स, ये भी एक पॉइंट है। सिंपल इंटरेस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसमें कंपाउंड होता ही नहीं, वो प्लेन सिंपल अमाउंट पे लगता है। फॉर 1 year, पहले साल में आपका सिंपल और कंपाउंड दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला लगा कर देखोगे इंटरेस्ट तो इससे एक ही बार लगना है तो वो सेम आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इसलिए बदलता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। Mohan invested 5,000 in the company's fixed deposit with an interest rate of 9.8. How much interest would he earn in 2 years? 2 साल में वो कितना इंटरेस्ट कमाएगा? मोहन ने इन्वेस्ट किए थे 5,000 रुपीज और कंपनी के फिक्स डिपॉजिट के अंदर हमारे पास 9.8। अच्छा ठीक है निकाल लेते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट कराया ना उसने, तो 5,000 उसका प्रिंसिपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट कैसे निकालते हैं? P1+R⁴ तो हम कह सकते हैं 5,000 ये इससे अमाउंट निकलेगी ना, फिर उसके बाद हम डिफरेंस भी निकालेंगे। 9.8% फॉर 2 years, आप इसको निकाल सकते हैं। पहले आप क्या करोगे, 9.8% है ना, अब ये आया 1+9.8% आपका आएगा इंटू 5,000 किया, मेरे पास आ रहा है ये बन जाएगा 6028। मोहन इन्वेस्टेड 5,000 इन द कंपनीज एफडी विद एन इंटरेस्ट रेट, वैसे तो एफडी के हिसाब से तो यहाँ पर लगना चाहिए आपका ये वाला मेथड। एफडी के हिसाब से वैसे तो इसमें कंपाउंडिंग यूज होना चाहिए, बट ना मुझे ध्यान आ रहा है ये ना बुक का क्वेश्चन था, इसके अंदर ना मैं साथ में लिख देती हूँ कि टू यूज सिंपल इंटरेस्ट इन दिस केस, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन था, मैकमिलन बुक के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर कहीं पर आप फंस भी जाओ, आपने कंपाउंड से निकाल कर देखा इट इज़ नॉट मैचिंग, आप सिंपल से निकाल कर देख लो, सिंपल में कितना आया 5,000 इंटू 9.8% इंटू 2,
कई बार पेपर में इनसफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दिख सकती है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे? तो उसके हिसाब से यहाँ पर मेरा 980 आ रहा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मेरे इसके वैल्यूएशन से मैच कर रहा है, तो द आंसर हैज़ टू बी 980। ठीक है, वैसे तो एफडी अगर हम बोलते हैं तो वो नॉर्मली कंपाउंडिंग पे चलती है, लेकिन क्योंकि कंपनी की एफडी है तो हम बोल सकते हैं कि जी इसमें क्लैरिटी नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट दिया होना चाहिए था कि सिंपल इंटरेस्ट पर निकालना है। ठीक है, द आंसर इज 980। ये बुक का क्वेश्चन है, मैकमिलन में ऐसे ही दिया हुआ है। Which one of the following statements is correct about compounding of interest? When the period of compounding is reduced, the amount of the total interest is more. हाँ, क्योंकि आपका क्या होता है, इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाता है ना। आप एक साल में एक बार इंटरेस्ट ले रहे हो, एक साल में 4 बार इंटरेस्ट ले रहे हो, आपकी कंपाउंडिंग होकर वो वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट मीन्स द इंटरेस्ट इज पेड ऑन प्रिंसिपल एंड द क्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। यही तो है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाना। दोनों सही हो गए, इसका मतलब आंसर डी बन जाएगा। जल्दी करने का तरीका, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम, द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग में हमेशा इंटरेस्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिंपल, ये एक फैक्ट है। बैलेंस शीट दी हुई है और बोला जा रहा है करंट रेशो निकालिए। बैलेंस शीट में दिया हुआ है करंट एसेट्स हैं 12 लाख के, करंट लाइबिलिटीज हैं 6 लाख की, इन्वेंट्री भी दिया हुआ है, प्रीपेड भी दिया हुआ है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि करंट रेशो के लिए सी आर के लिए सी ए अपॉन सी एल करना है। तो यहाँ पर कितना आया, 12 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख, उसके हिसाब से ये आया 2:1, so that's the answer। ठीक है ना। देन कम्स कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो के बारे में हम क्या करेंगे? सॉल्वेंसी रेशोज वो होती हैं जो हम लोग कहते हैं कि हमारे पैसे रिकवरी की बात करती है। हम पीछे ही बैठ कर आए थे, डेट इक्विटी रेशो बताती है कि आप लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट हो कि नहीं हो। प्रोप्राइटरी रेशो जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अच्छा, ये फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं, पता है। तो यहाँ पर डेट इक्विटी रेशो कहती है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। प्रोप्राइटरी रेशो भी आपका इसी का पार्ट होता है, शेयर होल्डर फंड्स टू टोटल एसेट्स। ठीक है, देन हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ गया, और देन इज करंट रेशो। अच्छा, ये लास्ट वाला गड़बड़ हो गया, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का है, क्योंकि यहाँ पर ये बाकी 3 फॉर्मूलाज बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी मैं आपको पीछे बताकर हटी हूँ, ईबीआईटी अपॉन आई। यहाँ पर करंट एसेट्स डिवाइड बाय नॉन करंट लाइबिलिटीज है, ये गलत है। ये करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज होता है, बाकी तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, गलत कौन सा है, सिर्फ फोर्थ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अभी पढ़कर आए, हम पीछे ही पढ़ लिया, तो सॉल्वेंसी से क्या लिंक हो जाता है, करंट रेशो नहीं आती। क्विक रेशो इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म। टर्नओवर वाली भी सारी बार होती है क्योंकि टर्नओवर सेल रिलेटेड होती है। और जीपी ये प्रॉफिट बेस्ड है, क्योंकि प्रॉफिट आ गया ना, तो ये भी बाहर है। तो ये रहे डेट इक्विटी रेशो, प्रोपराइटरी और इंटरेस्ट कवरेज। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स यानी वो बॉन्ड्स जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में इन द फ्यूचर। दे हैव बॉन्ड होल्डर्स दैट द राइट टू कन्वर्ट बॉन्ड्स इनटू इक्विटी। वो कर सकते हैं। आफ्टर कन्वर्जन द बॉन्ड होल्डर सीजेस टू रिसीव इंटरेस्ट। ये तो है ही, क्योंकि एक बार अगर आप पहले डिविडेंड रिसीव कर रहे थे, पहले आप इंटरेस्ट ले रहे थे ना, अब आपको डिविडेंड मिलेगा क्योंकि आप शेयर होल्डर बन गए हो। कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स ऑलवेज हैव टू बी रिडीम्ड बिफोर मेच्योरिटी। ऐसा कुछ नहीं है, कन्वर्टेबल यानी उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगेन, ये आपकी इच्छा है, जरूरी नहीं है। पहले होता था जरूरी है, लेकिन अब जरूरी नहीं है। तो दिस इज 1 और 2। 1980s के आसपास कहते थे जब आए थे, तो कंपल्सरी था कि होएगा ये ऑटोमेटिकली इक्विटी में कन्वर्ट, अब नहीं होता। Which one of the following statements is or are correct about the zero coupon bonds? ऐसे bonds जिन पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है। जीरो कूपन बॉन्ड्स पे नो रेगुलर इंटरेस्ट, दैट्स करेक्ट। ये इसका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ये दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट टू पार। इनको ना डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी वैसे कहा जाता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें कही जाती हैं, तो एक पॉइंट आता है, हमारी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है इसका दूसरा नाम। इन बॉन्ड्स को इशू किया जाता है अच्छे खासे डिस्काउंट पर, यानी 100 रुपीज़ का अगर आपका बॉन्ड है तो 80 में देंगे, और ये जो 20 रुपीज़ है ये आपका छिपा हुआ इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं आपको वापस 100 रुपये करूंगी, लेकिन इशू करते वक्त आपने मुझे 80 रुपीज़ दिए थे। द बॉन्ड होल्डर रिसीव्स द फुल प्रिंसिपल, ये तो उसको मिलता है, उसको फुल प्रिंसिपल मिलता है। तो दीज आर ऑल करेक्ट।
Okay everyone, that's it for the day. I hope ये particular session आपके लिए helpful रहा है, and if you are interested in purchasing our courses तो आपको मिल जाएगा वो 81% discount पर. You can use the specific code Diwali81 and you can look forward towards the specific courses. What you need to do is आप ले लीजिए हमारे courses and यहाँ पर आपको ना, अगर आपको course purchase करना होगा ना तो आपको जाना है हमारी website पर. So let me take you to our website even, ताकि आप अगर purchase करना चाहें तो कहाँ से कर सकते हैं वो आप देख सकें. ठीक है, यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आप देखिए हमारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे. एड्यू टैप अगर आप यहाँ पर ढूंढेंगे ना तो ये रहा, एड्यू टैप पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन परचेज आर कोर्सेज. ये रहा, edutap.in पर आप क्लिक कर लीजिए एंड यू कैन चेक इट आउट. यहाँ पर JIB कोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे एंड यू कैन परचेज आर कोर्सेज. यहाँ पर कॉम्बो अवेलेबल है, सिंगल भी अवेलेबल है. बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, सुपर क्रैश कोर्स दोनों आपके लिए अवेलेबल हैं. और यहाँ पर आप चाहें तो सिंगल कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे आपके पास अवेलेबल हैं. आपको यूज़ करना है Diwali81 कोड, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जल्दी से परचेज कर लीजिए बिकॉज दिस कोड इज़ एंडिंग सून. सो ये जो ऑफर है ये कुछ समय के लिए ही वैलिड है. जो बैंकर्स कैप्सूल कोर्स है ये कंप्लीट रिकॉर्डेड है, और जो आपका दूसरा कोर्स है यानी आपका जो क्रैश कोर्स है ये आपका कंप्लीट लाइव है. दोनों में मॉक टेस्ट, PYQ सब मिल रहे हैं. मास्टर कोर्स कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स है जो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कह सकते हैं, जो कि आपके लिए अगर लॉन्ग टर्म पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए बेनिफिशियल है. जस्ट गो अहेड एंड यूज द कोड टू परचेज आवर कोर्सेज. थैंक यू.